इफेक्ट जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी इफ इट इज गिवन इट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम डिबेट करने जाएं तो बहुत सारे और फाइनल डिटेल्स हैं कि जो शुरू में वैक्सीन आई थी उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 3 या 4 जो टाइप के कीटाणु थे उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन थी। अभी हमने देखा है कि कुछ और टाइप के आ गए हैं। बट ओवरऑल यस, it is good to protect our young women with this vaccination, and most important is education, awareness। कितनी वैक्सीनेशन दे देंगे, कितने लगेंगे, सबसे जब तक बंदे को खुद नहीं पता होता है कि क्या चीज खराब है क्या चीज अच्छी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। और हमारे जितने भी जैसे मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव हेल्थ के प्रोग्राम हैं उसमें जैसे तो हम जब पब्लिक में जाते हैं वी नेवर से कि वी आर डूइंग ए कैंसर कैंप, वी नेवर से कि हम कैंसर अटैक करने आए हैं। ये ना बड़ा एक रेजिस्टेंस आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर आप रोज सुबह आपका शुगर टेस्ट कीजिए और रोज शाम को आपका बीपी चेक कीजिए क्योंकि मुझे देखना है कि आपको डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन है। आप बोलोगे ये कैसा डॉक्टर है यार, मैं तो ठीक ठाक हूं, मेरे को इलाज करा रहा है। जो आप सोचिए कि आप शुगर और बीपी के लिए जो कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, आपने एक गोली खाई और आप दशकों तक आप ठीक ठाक रह सकते हो। सोच के देखिए जब हम किसी को बोलें कि भाई साहब आ जाओ आपका कैंसर का टेस्ट करूंगा मैं, कोई नहीं करवाता। लेकिन हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जब हम कैंप्स करते हैं हमारी पद्धति एकदम डिफरेंट है, हमारा जो प्रोटोकॉल है वो एकदम अलग है। जैसे आपने देखा होगा ईशा मैंने बोला इंडियन स्टडी ऑफ हेल्दी एजिंग, इसमें कैंसर वर्ड भी नहीं है। और हम वहां जब जाते हैं तो हम सिर्फ कैंसर के बारे में बात नहीं करते हैं, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, हम टोटल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, हम हैंड हाइजीन के बारे में बात करते हैं, हम ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं, बीएमआई के बारे में बात करते हैं, हम एंटी टोबैको इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम ड्रग्स के यूज के बारे में बात करते हैं। एंड कैंसर इज ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच our general population, our friends and brothers and sisters in the community, because they need to accept it। और सबसे जरूरी है कि वो इसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये बीमारी हो सकती है, लेकिन हो सकती है तो इसका मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है। ये आज के दिन इलाज पॉसिबल है, पैसा नहीं है तो भी इलाज है, सपोर्ट है और ग्लोबल स्टैंडर्ड का इलाज पॉसिबल है जो कि आप जाके ले सकते हैं। दिस इज हाउ वी ट्राई टू अप्रोच। जो पूर्व है वो कई लोग आपसे कहते हैं हमारा किसी ने पूछा नहीं है, सब पैसे नहीं है, कैसे करवाएंगे, उनके पूर्व लोगों के यहाँ भेज दीजिए सर, हम करेंगे। तो इसीलिए जो मैंने बताया आपको कि इस हॉस्पिटल के अंदर बेशक ये 2 कैटेगरीज हैं, प्राइवेट और जनरल। लेकिन जब मैं ऑपरेशन करता हूं मुझे ये नहीं पता होता कि ये पेशेंट प्राइवेट वार्ड का पेशेंट है, जनरल वार्ड का पेशेंट है। अगर मैंने ऑपरेशन करना है तो मैंने ही ऑपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्राइवेट वाले का ऑपरेशन करूंगा या जनरल वाले का नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी दवाइयां हैं वो डिफरेंट हैं। सेम दवाई जनरल पेशेंट को मिलती है, सेम दवाई प्राइवेट पेशेंट को मिलती है, उसी रेट पे मिलती है। वो भी है। कोई भी पेशेंट अगर आयुष्मान में, मुख्यमंत्री में अगर फिट नहीं हो रहा है तो भी हमारे पास बहुत सारे फंड्स हैं। मैं 1 मिनट लूंगा आपके और आपको बताना चाहूंगा क्या क्या फंड्स अवेलेबल हैं। सबके नाम मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, सो दैट यू ऑल्सो नोट दिस डाउन। लिखा हुआ है मैंने, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर फंड, जिसमें हम 2 लाख रुपए तक दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव। हॉस्पिटल के पास पावर है, वो कोई भी गरीब पेशेंट है, मान लिया वो आयुष्मान में है, पैसा खत्म हो गया और लग रहा है, हम इस फंड से दे सकते हैं। फिर हमारे पास लोकल जो हम जनरेट करते हैं पेशेंट वेलफेयर फंड, जैसे आप जैसे जो हमारे मित्र हैं वो बोलते हैं कि अस्पताल अच्छा है तो कॉर्पोरेट आते हैं, कहते हैं हाँ जी हमें 5 लाख रुपए हमें डोनेशन देना है। हम कोई कैश नहीं लेते। अगर पेशेंट पैसा जाता है तो वो फंड में जाता है और वहां से पेशेंट के अकाउंट में जाता है। इस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल कैशलेस, फिल्मलेस और पेपरलेस है। ना हम फाइल बनाते हैं, तो इतनी मोटी मोटी फाइलें होती है इस अस्पताल में आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी। ना हम एक्सरे की फिल्म, एमआरआई की फिल्म, सीटी स्कैन की फिल्म, ना हम वो प्रिंट करते हैं। हर अस्पताल में, हर ओपीडी में, हर वार्ड में, हर जगह पे कंप्यूटर सेट हैं। डॉक्टर साहब रेडियो डायग्नोसिस के हेड हैं, वो अगर एमआरआई वहां करते हैं
तो वो हर कंप्यूटर पे अवेलेबल है। यहां नहीं, बॉम्बे में भी अवेलेबल है, संगरूर में भी अवेलेबल है। संगरूर का सीटी स्कैन ये यहां बैठ के रिपोर्ट करते हैं, और मैं उसको संगरूर में जो पेशेंट, बाई चांस मैं यहां हूं आज के दिन और वहां पेशेंट आ गया, तो वहां पे अगर एक्सरे और एमआरआई हुई है तो फोन करके वो अगर बोल सकते हैं डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, प्लीज बताइए क्या करना है, तो आई कैन सी स्कैन्स हियर एंड टेल देम कि ये इलाज शुरू कर दो। तो निप्पॉन ने लास्ट ईयर हमारे को 75 लाख रुपीस दिए, जो हमने 5 महीने में हर पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स आते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के एफर्ट से ये जानकारी, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कितनी बड़ी बेल्ट है हमारे पास, कितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, या बद्दी में इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, लुधियाना में है, अमृतसर में है, जलंधर में है, ये न्यूज पहुंचे कि दे एनीवेज हैव टू डू सीएसआर एक्टिविटीज। उनका 2% सीएसआर में जाना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एजुकेशन या हेल्थ में जाना है, हम दोनों करते हैं। एंड वी विल एंश्योर दैट एवरी सिंगल पेनी गिवन टू टाटा मेमोरियल सेंटर इज यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सर, फिर है पीडियाट्रिक कैंसर फंड। हमने पिछले साल 105 बच्चों को तकरीबन 30 लाख रुपया दिया है, ओनली फॉर पीडियाट्रिक। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका इलाज हो सकता है और वो पैसे के अभाव में इस अस्पताल से वापस जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, कई बार ना भ्रम होते हैं, मिसकंसेप्शन होती है। अब एक पेशेंट, जैसे कल की बात बता रहा हूं, प्लीज डोंट कोट मी, एक पेशेंट था जिनकी डिजीज बहुत ज्यादा फैल गई थी। अभी हमें पता है कि हम चाहे कुछ भी कर दें, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा फंड्स डालना कोई मायने नहीं रखता है। रादर हम उसी फंड की यूटिलाइजेशन करेंगे कि जो 10 और मरीज हैं जिनका इलाज पूरा हो सकता है और उनकी जान बच सकती है। तो ये एक, अभी फंड्स भी तो ऐसा नहीं है कि अथाह फंड्स हैं, एक लिमिटेड अमाउंट है, उसको बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन जैसे करनी है उस हिसाब से हम करते हैं, और हर एक चीज का प्रोटोकॉल है। सर देखिए, जो लास्ट स्टेज होती है ना, ये अगेन, ये जो हम जैसे जो कुछ वर्ड यूज करते हैं ना, ये बड़े ना मिक्सअप कर देते हैं चीजों को। जैसे हम बोलते हैं कैंसर से लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर आप स्टेज 1 और 2 में पकड़ो, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर सक्सेस रेट है। लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो वो हर कैंसर की जो रेट है वो अलग अलग तरीके से बताई जाती है। हर टाइप के कैंसर की सक्सेस रेट अलग अलग है, हर टाइप के कैंसर में हर स्टेज की सक्सेस रेट अलग अलग है। तो ये बहुत डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, छोटा स्किन कैंसर है आपको, बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि इतना एग्रेसिव नहीं है, और आपने उसको पकड़ लिया है, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। ठीक है, उसी हिसाब से आप लंग कैंसर देखो या पैनक्रियाज का कैंसर देखो, वो बहुत एग्रेसिव होता है, उसमें तकरीबन 15 से 20% पेशेंट ही बच पाते हैं आफ्टर ऑल द एफर्ट्स। तो कई बार, अच्छा जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर में अगर बीमारी फैली भी हुई है, लास्ट स्टेज भी है, स्टेज 4 भी है, तो देयर इज नो लास्ट स्टेज, इट इज मैं आता हूं उस पर। तो जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, अगर उसमें फैल भी गया है तो भी आज के दिन हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो सालों 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 तक जिंदा रहते हैं। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर में हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर में एटलीस्ट 60 to 7% टाइप ऑफ जो कैंसर्स हैं वो ऐसे हैं जो कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं, जिसमें हम दवाइयां देते रहते हैं। अगर बीमारी हड्डी में भी चली गई, फैल भी गई, तो भी वो दवाइयों के सहारे काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो अभी ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं कि जैसे हमने धीरे धीरे डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को एक क्रॉनिक डिजीज बना दिया है, ऐसे ही एफर्ट्स चल रहे हैं। और हर साल कुछ ना कुछ रिसर्च ऐसी आ रही है कि हम धीरे 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 एक एक कैंसर को हम धीरे 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 उस स्टेज में लेकर जाएं कि कैंसर है, मान लिया उस कैंसर को निकाल भी नहीं सकते हैं, अगर उस कैंसर के साथ जिंदा भी रह रहे हैं तो भी हम पेशेंट की लाइफ को लंबा 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 प्रोलॉन्ग कर सके। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट सिर्फ अस्पताल के ही चक्कर काटे जा रहा है, फैमिली भी साथ में उसमें इन्वॉल्व हो गई है, पैसा भी खत्म हो गया है और उसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं है। तो ये हर एक पेशेंट से इट डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सर पहले इनका लेता हूं, फिर हाँ जी सर, हाँ जी सर। पैनक्रियाटिक कैंसर जो है ये काफी एग्रेसिव टाइप का कैंसर है। पैनक्रियाज जो आपने पता होगा हमारे पेट के पीछे के एरिया में होता है,
जिससे कि जूसेस निकलते हैं, जिससे हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। पेनक्रियाज कैंसर जो है वो हैवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, फैटी फूड्स, इनकी वजह से ज़्यादा होता है, प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये मेन कॉजेज हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के। पैनक्रियाटिक कैंसर का दिक्कत क्या होती है कि उसका स्प्रेड बहुत जल्दी होता है और हमें ना काफ़ी समय तक उसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि पेट के अंदर होता है और एक बार स्प्रेड होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। निशानियां सर मेरी गल सुनो जी, एक घंटा हो गया जी, किसी चैनल ते नहीं चल रही, 2 या 3 मिनट की वाइड रोज छोड़ ली, देखो बड़े नेशनल चैनल है सर आप